ग्राफ मेकिंग देख लेते हैं यार, इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना मेंस में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसा ग्राफ बनेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में? बिकॉज प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर का ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। जो वेरिएबल्स हैं उनमें ग्राफ लेते हैं, तो आसान सा ग्राफ होता है यार। तो गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एन कैपिटल आर डिवाइडेड बाय प्रेशर पी इनटू टी। और क्योंकि प्रोसेस आइसोबैरिक यानी कि पी कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, दैट मींस सिंपली वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शन में जाएंगे। वॉल्यूम टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, और इस वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी जो ओरिजिन से पास हो जाएगी। कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा। बिकॉज वॉल्यूम को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हो आप एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बाकी का ये जो एन आर बाई पी है, ये एक तरीके से एम का काम करेगा। ये वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म है स्लोप का काम, यानी कि टेन ऑफ थीटा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ टेन थीटा की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड एन आर डिवाइडेड बाय कैपिटल पी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक। अब इसके ऊपर ना, इसके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब है तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, बट क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं। लाइक एज एग्जांपल अगर हमसे ये पूछा जाए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया और हमारे दो ग्राफ हैं, डिफरेंट स्लोप के ग्राफ हैं, तो आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सी ग्राफ के अंदर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है? तो स्लोप कैसा है? हाँ, तो स्लोप, क्योंकि ये टेन थीटा मतलब स्लोप है, और सीधा सा स्लोप और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। तो प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां स्लोप कम आ जाएगी। तो अगर इसका स्लोप कम है, इसका मतलब प्रेशर ग्राफ 2 का कम है, क्योंकि इसकी स्लोप कम है, सॉरी ज्यादा है। स्लोप कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, एंड देन P1। इस तरीके से बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं। एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा सा ना गलत मान लेते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में स्ट्रेट लाइन होना प्रेशर के कांस्टेंट होने की कंडीशन है। वॉल्यूम टेम्परेचर में स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट कंडीशन है कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए, उसमें कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं वॉल्यूम टेम्परेचर में ग्राफ लूं, वो है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो ओरिजिन से ना पास हो रहा हो। लाइक ऐसे कुछ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ कहीं पर इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है या फिर प्रेशर वेरिएबल है। इस लाइन के अंदर मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर्स के बारे में अगर कंपेयर करना हो कि कहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, या हो सकता है कि ए और बी दोनों पे प्रेशर्स बराबर, तो ये ध्यान रखना वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ अगर ओरिजिन से नहीं जा रहा है तो ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन y इक्वल्स टू mx है, प्लस c नहीं है कोई, मतलब कोई y इंटरसेप्ट नहीं इन्वॉल्व है इसमें। ऐसे में यहां पर प्रेशर की क्या वैल्यू होगी? कुछ आइडिया दोगे? प्रेशर ए पर ज्यादा होगा या प्रेशर बी पॉइंट पर ज्यादा होगा? इसमें अगर हम किसी भी ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट चूज कर लेना, मान लो एक बी पॉइंट चूज किया और एक ए पॉइंट चूज किया, बट क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक लाइन पर है और वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए इज सेम एज प्रेशर ऑफ बी, बिकॉज ए एंड बी आर ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें ए एंड बी आर ऑल्सो ऑन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, बट दे आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट, देयरफॉर दे आर डिफरेंट वैल्यूज। और बड़ा आसान तरीका है इसको बताने का। सर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे और प्रेशर को वॉल्यूम से रिलेट कर देंगे। हाँ, कह सकते हैं। और एक सीधा सा रूल देखो ना, एक और बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। जहां पर ये y इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ मैथमेटिकली जिस पॉइंट पर आप ये y इंटरसेप्ट देख रहे हो, यहाँ मैथमेटिकली टेम्परेचर वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा, मतलब ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है, तो y एक्सिस को कट करने का मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू 0 आएगी। और प्रेशर को हम लिख सकते हैं इट इज एन आर कैपिटल टी डिवाइडेड बाय वी। तो नेचुरल से बात है कि क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है मैथमेटिकली, तो व्हेन t is 0 p is 0,
मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर प्रेशर इज 0। और इसके बाद ऑब्वियसली प्रेशर की वैल्यू नॉन जीरो है, क्योंकि इसके बाद ना तो टेम्परेचर जीरो है ना तो वॉल्यूम जीरो है, तो प्रेशर पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब यहाँ जीरो है और आगे जाने पर पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस केस में। सीधा सा आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है? इंटरसेप्ट पर जहां पर वाई एक्सिस को आप कट कर रहे हो, यहाँ पर टेम्परेचर कोऑर्डिनेट जीरो, तो प्रेशर की वैल्यू जीरो, जीरो प्रेशर से नॉन जीरो प्रेशर है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो प्रेशर एट बी इज मोर देन प्रेशर एट ए। अगर हम कोई लाइन ऐसी ड्रॉ कर ले जो टेम्परेचर वाले एक्सिस को कट करती है, मतलब उसका इंटरसेप्ट टेम्परेचर वाले एक्सिस पर है ऐसे करके, और यहाँ पर कोई पॉइंट्स का नाम दे दे एम और एन, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कंडीशन आएंगी। इसमें आप इसको टेम्परेचर वाली एक्सिस पे कट कर दो, जब ये लाइन टेम्परेचर वाले एक्सिस पे कट करेगी तो यहाँ पर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा तो प्रेशर कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर पी इन्फिनिटी है और इसके आगे प्रेशर की वैल्यू फाइनाइट है। तो इनफाइनाइट से फाइनाइट जा रहे हैं प्रेशर की, फ्रॉम इनफाइनाइट वैल्यू टू द फाइनाइट वैल्यू, दैट मींस कि प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर एम और एन में कंपेयर करना होगा कि प्रेशर एम में और एन में क्या होगा, तो इधर की तरफ ज्यादा प्रेशर है, ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो रहा है, सो पी ऑफ एम मोर देन पी ऑफ एन। ठीक है? यस सर। मतलब इस प्रोसेस में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और अगर ओरिजिन से जाते तो हम कहते हैं कि प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है। इसी तरीके से ना और भी प्रोसेसेस के बारे में कहा जा सकता है, जैसे आइसोबारिक बोला है वैसे ही हम और भी प्रोसेसेस के बारे में बोल सकते हैं, लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जाए, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में चले अगर, तो वहां पर भी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ वेरिएबल्स पी और टी के बीच में ड्रॉ कर देंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ, और ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज प्रेशर कैन बी रिटन एज एन आर टी एंड डिवाइडेड बाय वी, तो ये एन आर बाई वी पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा। सो पी एंड टी प्रपोर्शन, अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इस लाइन के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट। और सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स अगर आप यहाँ लगाओ कि अगर स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है तो क्या कहेंगे, देखिए सपोज ये लाइन है ओरिजिन से नहीं जा रही है, तो इसमें अब आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम डिक्रीज है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये लाइन है जो कि प्रेशर वाली एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर प्रेशर कोऑर्डिनेट जीरो, और यहाँ पर अगर प्रेशर कोऑर्डिनेट जीरो तो वॉल्यूम कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि v इक्वल्स टू एन आर टी डिवाइडेड बाई पी लिख सकते हैं ना। देखिए क्या आंसर बनेगा यार, यहाँ पर जब कट करेंगे तो प्रेशर कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, प्रेशर कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा तो वॉल्यूम कोऑर्डिनेट हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट वॉल्यूम आगे फाइनाइट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एंड इसी तरीके से यहाँ जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और ओरिजिन से जा रहे हैं तो कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है, आसान तरीके से समझा रहे हैं आपको। और देखते हैं इसके बाद जो थोड़े से इंपॉर्टेंट में आते हैं ना, वो होते हैं आइसोथर्मल वाले ग्राफ और एडियाबैटिक वाले ग्राफ। तो आइसोथर्मल के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो ग्राफ प्लॉट किया जाता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो P इक्वल्स टू एन आर टी एंड डिवाइडेड बाय V, जिसमें nRT पूरा कांस्टेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। और इस हिसाब से ये ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ऐसे बना सकते हो। इस ग्राफ को स्पेसिफिकली नाम भी दिया गया है
आइसोथर्म का नाम देते हैं इसको। आइसोथर्म इज अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर आइसोथर्म वर्ड कहीं लिखा हो, दैट मीन्स कि अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ विच इज हाइपरबोलिक एंड टेम्परेचर ऑन दैट ग्राफ विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब इस पर कोई भी 2 पॉइंट चूज कर देंगे तो वो सेम टेम्परेचर के पॉइंट्स होंगे। इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उन सब पर टेम्परेचर की वैल्यू एक जैसी होगी। कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ होता है। तो इस पर लिख देते हैं टेम्परेचर टी इज कांस्टेंट। और इसमें भी बहुत बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो देखो क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अगर मैं 2 आइसोथर्म्स प्लॉट करूं, एक आइसोथर्म टेम्परेचर T1 पर प्लॉट किया जाए, एक और आइसोथर्म टेम्परेचर T2 पर प्लॉट किया जाए, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होता है? मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर ग्राफ है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर ग्राफ है, तो वेदर T1 इज मोर देन T2 और T2 इज मोर देन T1, इस तरीके से। तो इसका तरीका ये होता है यार, इसमें हम एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देते हैं, और जब वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे, मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ऑब्वियसली दोनों पर वॉल्यूम सेम हो गया, यानी वॉल्यूम एट ए इज मोर इक्वल टू वॉल्यूम एट बी। बट क्योंकि बी पॉइंट के सामने प्रेशर कोऑर्डिनेट ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो टेम्परेचर जो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय एनआर है, तो सेम वॉल्यूम पर ऑब्वियसली जहां पर प्रेशर ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगी। तो सिंपल वे में कह सकते हो, क्योंकि ए और बी के वॉल्यूम सेम है बट पॉइंट बी पर प्रेशर कोऑर्डिनेट ज्यादा है, तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बी वाले पॉइंट का ज्यादा मिलेगा आपको। टेम्परेचर ऑफ बी मोर देन टेम्परेचर ऑफ ए, यानी कि T2 इज मोर देन T1। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सही है? यस सर। ठीक, ओके जी। और इसमें एक और पॉइंट बोलते हैं, इसमें किसी पॉइंट पर ग्राफ की स्लोप जो निकालते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ अगर फाइंड आउट करें टेंजेंट ड्रॉ करके, मान लो कोई पॉइंट है जहां पर एक टेंजेंट बनाया और उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले साइड से थीटा एंगल बन रहा हो, और इसको ए पॉइंट कह देते हैं, तो स्लोप एट पॉइंट ए जो कि tan थीटा हुआ इज बेसिकली dp डिवाइडेड बाय dv। डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं dp बाय dv कैलकुलस यूज करके। और जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है -p डिवाइडेड बाय v, -p/v स्लोप की वैल्यू। तो जिस पॉइंट पर मान लो ए पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हैं, तो ए पॉइंट के सामने जो प्रेशर होगा ए, और ए पॉइंट के नीचे जो वॉल्यूम होगा va। तो अगर आपको ए पॉइंट पर निकालना है तो प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए, मतलब जिस भी पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट के प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो विथ नेगेटिव साइन उस पॉइंट की टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। इसके अलावा एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ग्राफ होता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी एक बार बता दूं आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये बात बिल्कुल सही है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो करस्पॉन्डिंगली प्रेशर की वैल्यू कम होती है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑब्वियसली प्रेशर विल डिक्रीज। बट रिलेशन जो होना चाहिए इनके बीच में, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइपरबोलिक है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है बट रिलेशन हाइपरबोला का नहीं, कोई और रिलेशन है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ नहीं हो सकता। मतलब क्या है, अगर मैं आपको ये ग्राफ दूं और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और ये मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें भी सेम चीज हो रही है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है, बट वॉल्यूम बढ़ने के साथ प्रेशर कम होना कांस्टेंट टेम्परेचर की गारंटी नहीं है, अंटिल की वो एक हाइपरबोला बना हो। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें
टेम्परेचर कांस्टेंट का ग्राफ नहीं है ये, यानी कि ए और बी के टेम्परेचर बराबर नहीं कहे जा सकते। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या होगा रिलेशन, ए पर ज्यादा टेम्परेचर है या बी पर ज्यादा टेम्परेचर है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका भी तरीका क्या होता है, देखो जो लाइन है उसको हम क्या करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से कट करके देखते हैं। जहां पर वॉल्यूम वाली एक्सिस को कट कर रहे हैं और जहां पर प्रेशर वाली एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये दोनों देखते हैं क्या आ रहा है। तो जहां वॉल्यूम वाली एक्सिस को कट कर रहे हैं वहां पर प्रेशर कोऑर्डिनेट 0 होगा, और हमारे पास फॉर्मूला ये है दैट टेम्परेचर इज P इंटू वी डिवाइडेड बाई NR। तो जहां वॉल्यूम एक्सिस कट कर रहे हैं वहां पर प्रेशर कोऑर्डिनेट 0, एंड प्रेशर कोऑर्डिनेट 0 तो मतलब टेम्परेचर की वैल्यू 0, यानी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू 0। सिमिलरली जहां पर प्रेशर वाली कोऑर्डिनेट को कट कर रहे हैं, प्रेशर वाले एक्सिस को जहां कट कर रहे हैं वहां पर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। प्रेशर वाले को कट करने का मतलब वॉल्यूम कोऑर्डिनेट 0, यानी कि यहाँ पर V0। तो V0 तो फिर से T0, यानी कि इस पॉइंट पर भी टेम्परेचर की वैल्यू 0 है। तो अगर हम इस पूरे ग्राफ को देखें कि पूरा ग्राफ किस तरीके से आएगा, यहाँ पर टोटल ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर भी 0 टेम्परेचर है और यहाँ पर भी 0 टेम्परेचर, लेकिन बीच में टेम्परेचर है नॉन जीरो है। तो 0 से नॉन जीरो होगा और नॉन जीरो से फिर 0 हो जाएगा, यानी कि इस लाइन के ऊपर आप कह सकते हो ऑन दिस लाइन टेम्परेचर 0 से 0 बट बीच में नॉन जीरो। सो कंक्लूजन ये आया कि टेम्परेचर इस ग्राफ के अंदर पहले बढ़ेगा, टेम्परेचर विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। अदरवाइज 0 से 0 नहीं आ पाएंगे, पहले 0 से नॉन जीरो जाना है, नॉन जीरो से 0 आना है, तो टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। ये इस ग्राफ की स्पेशलिटी है। तो हो अब इस ऐसे में हम लोग ये कुछ नहीं बता पाएंगे कि ए और बी में से कहां पर टेम्परेचर ज्यादा है कहां पर टेम्परेचर कम है, अंटिल कि उनके प्रेशर एंड वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स दिए जाए मुझे। तो यहाँ पर ना अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, इसी के ऊपर एग्जाम्पल बनता है कि प्रेशर वॉल्यूम के बीच में मान लिया ये स्ट्रेट लाइन ऐसे रिलेशन चल रही है, उसमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन है। सपोज दैट ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेंशन है। पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू 2V0, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू V0, बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू P0 और ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू 2P0। गलती क्या होती है इसमें वो बता दें आपको, मिस्टेक क्या हो जाती है लोगों से। अगर हम पॉइंट ए पर टेम्परेचर निकालेंगे तो टेम्परेचर एट पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू 2P0, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V0 और डिवाइडेड बाई NR। पॉइंट बी पर निकालेंगे टेम्परेचर तो बी के करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू P0, लेकिन बी के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू 2V0 एंड डिवाइडेड बाई NR। ये दोनों बराबर आते हैं, इस हिसाब से टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ए से बी तक टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट चल रहा है। पॉइंट ए का टेम्परेचर और पॉइंट बी का टेम्परेचर जरूर बराबर आ रहा है, यहाँ और यहाँ पर टेम्परेचर बराबर आ रहे हैं, बट बी के जो पॉइंट्स होंगे उनमें टेम्परेचर अलग होंगे, कुछ डिफरेंट वैल्यूज। आइसोथर्मल का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए जितना स्टार्टिंग में था, जितना एंड में था, और किसी बीच के पॉइंट पर भी सेम टेम्परेचर। इसमें स्टार्टिंग टेम्परेचर और लास्ट का टेम्परेचर जरूर बराबर आ गए, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। क्योंकि अगर ये लॉजिक था, अगर यही लॉजिक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो y इक्वल टू साइन ऑफ x में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई दोनों पर वैल्यू सेम आएगी। साइन x की वैल्यू 0 पर और साइन x की वैल्यू पाई पर सेम आती है, यहाँ भी 0 आता है, y यहाँ भी 0 आता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि साइन x एक कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे में अब ये पूछते हैं कि वेयर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। क्वेश्चन बेसिकली ये होता है, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी।
ए और बी के बीच में क्या मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू बनेगी। तो अब उसके लिए थोड़ी सी मैथ का कंसेप्ट लगाएंगे। देखो कैसे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं v0, 2p0, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं 2v0, p0। और मैथ का वो कंसेप्ट लगाएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ पी एंड वी निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन का वो वाला फॉर्मूला है जिसमें कहते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन कोऑर्डिनेट्स। तो इस हिसाब से प्रेशर P माइनस 2p0 इज y2 माइनस y1 यानी कि p0 माइनस 2p0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2v0 माइनस v0, और यहाँ पर v माइनस v0। इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे आंसर्स बनेंगे। प्रेशर इक्वल्स टू 3p0 एंड माइनस p0 अपॉन v0 टाइम्स v। आप भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या करोगे, प्रेशर को एन आर टी और डिवाइडेड बाय वी। तो जो डिवाइडेड बाय वी है उसको राइट साइड लेके जाते हैं। तो ये 3p0 इंटू वी माइनस p0 बाई v0 इंटू वी स्क्वायर। नाउ टेम्परेचर और वॉल्यूम में ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्वाड्रेटिक रिलेशन है। ये टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशन। और इसके बाद कैलकुलस कि फॉर टी मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर अगर चाहिए तो कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट dt डिवाइडेड बाय dv शुड बी जीरो वैल्यू। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इधर और उसको जीरो करेंगे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन उसको जीरो के बराबर करेंगे, तो आपको यहां से ना वॉल्यूम की एक वैल्यू मिलेगी जो कि 3v0 डिवाइडेड बाय 2 आएगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको भी, इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो करेंगे जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। मतलब कि ये वो वॉल्यूम है जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। द वॉल्यूम एट विच द टेम्परेचर इज मैक्सिमम इज 3v0 डिवाइडेड बाय 2। और इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर फाइंड करेंगे। इस वॉल्यूम V को यहां ले जाकर के सब्स्टिट्यूट करेंगे और साइमल्टेनियसली ये पता करेंगे कि इस वॉल्यूम पर प्रेशर की क्या वैल्यू रही होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P की जो वैल्यू बन रही है, जब यहाँ पर 3v0/2 रख देंगे तो वो आ जाएगा 3p0 डिवाइडेड बाय 2। ये भी चेक कर सकते हो, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रख करके प्रेशर की वैल्यू। तो इस वॉल्यूम और इस प्रेशर पर मैक्सिमम टेम्परेचर है। एट दिस वॉल्यूम एंड दिस प्रेशर टेम्परेचर इज मैक्सिमम। और उसके बाद टी मैक्सिमम निकालने के लिए गैस इक्वेशन लगाएंगे। प्रेशर इज 3p0/2, वॉल्यूम 3v0/2 और डिवाइडेड बाई एनआर। ये मिल जाएगा कि ए और बी के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर की क्या वैल्यू बन रही है। ठीक है यहाँ तक भाई? यस सर। ठीक, ओके। अब देखो एक और चीज, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको ये वाला ग्राफ दिया है और पूछा जाए कि बताइए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में कैसा ग्राफ होगा। मतलब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर कहा जाए कि फॉर दिस गिवन लाइन ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल बी, किस टाइप से ग्राफ दिखाएं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो हम ये ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस लाइन पर टेम्परेचर की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। और ये इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल के अंदर, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टेम्परेचर से बराबर, और टेम्परेचर पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा।
और जो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन है वो एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम का। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए यार, जितना टेम्परेचर पॉइंट ए पर है उतना ही टेम्परेचर बी पर भी जाएगा, लेकिन बीच में टेम्परेचर पहले मैक्सिमम होगा फिर कम हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ, इस टाइप का कोई ग्राफ होगा। पॉइंट ए के नीचे वॉल्यूम कोऑर्डिनेट वी नॉट है, पॉइंट बी के नीचे वॉल्यूम कोऑर्डिनेट 2 वी नॉट है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जिस वॉल्यूम पर आ रहा था वो वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3 वी नॉट डिवाइडेड बाय 2, जहां पर के टी मैक्स निकाल रहे हो आप। ये इसका ग्राफ आता है कन्वर्टेड टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है स्ट्रेट लाइन वाला, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि यार टेम्परेचर यहाँ और यहाँ सेम आ गया तो इसका मतलब कि आइसोथर्मल है। अरे आइसोथर्मल तब होता है जब यहाँ पर और बीच के किसी भी पॉइंट पर सेम टेम्परेचर चल रहा होता तो। ठीक है जी, हटा दें इसको। यस सर। ठीक होगा है ना, ठीक है जी। तो ध्यान देना इस प्रोसेस को, ये कॉमन क्वेश्चन है जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। फिर आप आते हो एडियाबैटिक प्रोसेसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस में जो ग्राफ आती है वो कैसी होती है देखिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर गामा इज कांस्टेंट एंड गामा इज मोर देन 1। और इसको फर्दर और कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर को nRT अपॉन V लिख देते हैं जब, nRT डिवाइडेड बाय V, तो एक रिलेशन और बन जाता है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस 1 इज आल्सो कांस्टेंट। और फिर अगर हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर दें, वॉल्यूम को लिख दें nRT डिवाइडेड बाय P, nRT अपॉन P, तो एक रिलेशन और बन जाता है, प्रेशर P टू द पावर 1 माइनस गामा और टेम्परेचर टू द पावर गामा एंड दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें जो सबसे पहले ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ लेते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ आता है, हाइपरबोला टाइप ये भी होता है, ये भी हाइपरबोला टाइप का ही ग्राफ बनता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि जब इसकी स्लोप निकाली जाती है, स्लोप मतलब कि डीपी बाई डीवी, ये वर्किंग थोड़ा छोड़ रहे हैं यार, ये आता है माइनस गामा पी बाई वी। हाँ माइनस गामा पी बाई वी, बेसिकली इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, स्लोप इसका पीवी का ऐसे आता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ये आते हैं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, दोनों हाइपरबोला जैसे होते हैं, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। मान लो अगर हमने यहाँ पर दो ग्राफ प्लॉट किए, एक इस तरीके से ग्राफ जा रहा है और एक ऐसे ग्राफ जा रहा है, और फिर कहा जाए कि इनमें डिफरेंशिएट किया जाए कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल वाला है और कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक वाला है, इनको डिफरेंशिएट करना हो, है ना। तो बड़ा सीधा सा रूल है भाई, जितना ज्यादा इनक्लाइंड होगा, जितना ज्यादा इनक्लाइंड ग्राफ है वो एडियाबैटिक है, और जितना कम इंक्लिनेशन होगी वो आपका आइसोथर्मल ग्राफ है। आइसोथर्मल और जिसमें इंक्लिनेशन ज्यादा है वो आप कह सकते हो कि ये हमारा एडियाबैटिक ग्राफ है। और इवन एडियाबैटिक में भी इस तरीके से ग्राफ पूछे जा सकते हैं। सपोज प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैंने 3 ग्राफ प्लॉट किए, 1 2 3 और एक ग्राफ और 4 ग्राफ है, मान लीजिए 4 ग्राफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में प्लॉटेड है, और कहा जाए कि इसमें से एक ग्राफ आइसोथर्मल का है, एक ग्राफ मोनो एटॉमिक एडियाबैटिक प्रोसेस का है, एक ग्राफ डायाटॉमिक एडियाबैटिक का है और एक पॉली एटॉमिक एडियाबैटिक का है। इन चारों में कोई एक ग्राफ आइसोथर्मल के लिए है और बाकी के 3 ग्राफ में
जो कि एडियाबैटिक के हैं, उनमें एक मोनोएटॉमिक के लिए है, एक डायटॉमिक के लिए है और एक पॉलीएटॉमिक के लिए है। अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यार एक बात बताओ, एक बहुत सीधा सा रूल देखिए, ये सब बहुत सिंपल है। मतलब जो भी प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होगा, आप खुद सोचिए, जो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल होगा उसके लिए हम कहेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर पीवी इज कांस्टेंट। जो प्रोसेस मान लो मोनोएटॉमिक एडियाबैटिक है, अगर मोनोएटॉमिक गैस के एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर गामा, मोनोएटॉमिक का गामा होता है 5/3, दैट इज कांस्टेंट। डायटॉमिक एडियाबैटिक प्रोसेस है अगर, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम गामा की वैल्यू डायटॉमिक की 7/5 इज कांस्टेंट। पॉलीएटॉमिक एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो उसके लिए गामा की वैल्यू रखेंगे प्रेशर वॉल्यूम गामा 4/3 एंड दैट इज कांस्टेंट। इसको भी हम 1 लिख दे रहे हैं। मतलब चीजें किस तरीके से आसान की जा सकती हैं वो देखिए। इन सब में वॉल्यूम का जो इंडेक्स है वो अलग अलग है। यहाँ पर वॉल्यूम के इंडेक्स 1 है, यहाँ वॉल्यूम के इंडेक्स 5/3 है, यहाँ वॉल्यूम के इंडेक्स 7/5, 4/3। सपोज दैट हमने वॉल्यूम डबल कर ली, मतलब हम जिस वॉल्यूम पर थे उस वॉल्यूम से हम डबल वॉल्यूम पर जा रहे हैं। तो आप खुद बताओ ना, अगर हम वॉल्यूम डबल करने जा रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जिसके वॉल्यूम के ऊपर जितनी बड़ी पावर होगी, वॉल्यूम की पावर जितनी बड़ी होगी, वॉल्यूम को डबल करने पर ये वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, मान लो डबल करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जहां पर वॉल्यूम के ऊपर बड़ी पावर होगी उसमें वो टर्म उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जितनी बड़ी पावर, इंक्रीमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। और वॉल्यूम वाले फैक्टर में जितना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर ड्रॉप करेगा। यानी कि हाईएस्ट ड्रॉप, प्रेशर में हाईएस्ट ड्रॉप वहां पर मिलेगा जिसके वॉल्यूम की पावर सबसे ज्यादा है। इन चारों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम की पावर कौन सी इक्वेशन में लिखी जाएगी? इन चारों में देखा जाए 1 5/3, 7/5 और 4/3। तो सबसे बड़ी पावर वॉल्यूम की 5/3 है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ने पर सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पर ड्रॉप करेगा। तो इस 2v वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग, 2v वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर जिसका सबसे नीचे है, सबसे नीचे जिस पॉइंट का प्रेशर आप देख रहे हो वो मोनोएटॉमिक गैस का ही होना चाहिए। दैट मीन ये वाला पॉइंट आपका मोनोएटॉमिक गैस का है। फिर इससे इससे छोटी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू 7/5, यानी ऊपर वाला ग्राफ डायटॉमिक का है, इसके ऊपर वाला ग्राफ पॉलीएटॉमिक का है और उसके ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल का है। यहां तक ठीक है? बोलो, ये यस लॉजिक सर। इस तरीके से समझ पाओगे? मैथमेटिकल रखिए, ज्यादा आसान पड़ता है। स्लोप लोप के चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हम लोग स्लोप लोप के चक्कर में नहीं जाते। हम सीधा सा ये देख लेते हैं कि यार एक काम करते हैं, सबकी इक्वेशन लिख लेते हैं, वॉल्यूम को किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर से कम या ज्यादा करके देख लेते हैं कि कहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। सो ग्राफ को डिफरेंशिएट करना आसान पड़ जाता है मेरे लिए। चलिए आगे देख रहे हैं। ऐसे ही जैसे हमने पीवी ग्राफ आपको दिखाया ना, वैसे और भी ग्राफ आ सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली कोई भी ग्राफ पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ ले लूं, तो टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरीके से बनेगा? तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सीधा सा लॉजिक देखिएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम सेम ग्राफ आता है। अगर ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर कम होगा, ये भी हाइपरबोला टाइप ही होता है। दिस इज लाइक ऐसा कुछ ग्राफ होता है। अब एक काम करो, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सपोज टेम्परेचर और वॉल्यूम में हम लोगों ने ऐसे 3 ग्राफ प्लॉट किए।
और अब आपको इनको डिफरेंशिएट करना है। इसमें आइसोथर्मल की बात नहीं करेंगे, बिकॉज आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट चलता है, तो उसकी कोई बात नहीं करने जा रहे। आप इन तीनों में ये कैसे पता लगाओगे कि कौन सा ग्राफ मोनोएटॉमिक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, कौन सा ग्राफ डायटोमिक एडियाबैटिक के लिए और कौन सा ग्राफ पॉलीएटॉमिक एडियाबैटिक के लिए है? तो हमारी इक्वेशन ये है, मोनो गामा की वैल्यू 5/3, मतलब कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टू द पावर 5/3 - 1 बन गया 2/3। डायटोमिक टेम्परेचर वॉल्यूम गामा 7/5 - 1 2/5, और पॉली वी सॉरी 4/3 - 1 1/3। सेम लॉजिक, फिर से सेम लॉजिक लगाइए। हम वॉल्यूम को बढ़ाकर देखते हैं, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ कौन से टर्म में दिखेगा आपको, खुद देखो पावर किसमें सबसे बड़ी है। तो 0.67, 0.4 और 0.33 बहुत सबसे बड़ी पावर यहाँ पर। तो वॉल्यूम बढ़ने पर ये फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जब ये फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो टेम्परेचर उतनी ही तेजी से कम हो जाएगा। तो सबसे लो टेम्परेचर आएगा मोनोएटॉमिक गैस में, तो सबसे नीचे मतलब सबसे जो कम टेम्परेचर आ रहा है वो आपका मोनोएटॉमिक का हो गया, फिर डायटोमिक का हो गया और फिर पॉलीएटॉमिक का हो गया, मोनो डाया पॉली। तो अब ये आर्गुमेंट्स आप लगा पाओगे अपने हिसाब से इस तरीके से, सो दैट कि मेमोराइज ना करना पड़े, मुझे इन चीजों को याद ना करना पड़े। यस सर। ठीक, इक्वेशंस लिख लीजिए और वैल्यू बढ़ा बढ़ा के देख लो, बहुत आसान पड़ता है। टेम्परेचर वॉल्यूम के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जो प्रेशर एंड टेम्परेचर में ग्राफ आता है। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर जाता है लोगों को, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ एडियाबैटिक का लोगों को कंफ्यूज कर देता है। क्यों? इसमें क्या होता है ना कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ती हैं इसमें एक्चुअली। क्योंकि देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू तो जीरो है, हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं और लॉजिकली भी देख सकते हैं। डेल्टा क्यू जीरो है, हीट है नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वर्क डन बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कि डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आएगा, और अगर इंटरनल एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आएगा मतलब वर्क नेगेटिव आएगा, और वर्क के नेगेटिव आने का मतलब होता है कंप्रेशन होना, और कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम होना। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसीलिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। मतलब ये इसलिए बता दिया कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यार पीवी और टीवी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम में ग्राफ हाइपरबोला बनता है, तो इसमें भी हाइपरबोला बन जाना चाहिए, बट थोड़ा सा उल्टा रिजल्ट है। टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। और अगेन सेम आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, मोनो डाया पॉली को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसमें। एडियाबैटिक प्रोसेसेस में अगर डिफरेंशिएशन लाना हो कि मोनो डाया पॉली, तो सेम प्रोसेस है, बार बार वही लॉजिक लगाएंगे। हम गामा की वैल्यू पुट करते हैं और इस 1 माइनस गामा को यहाँ नीचे भी ला सकते हैं, तो 1 माइनस गामा को हटा देते हैं और उसको गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा कर लीजिए। फिर मोनो के केस में ये बन जाएगा प्रेशर इंटू टेम्परेचर टू दी पावर, चेक करते हैं 5/3 और 1 माइनस 5/3, 5/2 आ जाएगा शायद, चेक करना है। 5/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/3 माइनस 5/2 आ जाएगा। तो ये आ गया कांस्टेंट एंड टेम्परेचर टू दी पावर 5/2, बिकॉज माइनस में पावर थी तो वो राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये मोनो के लिए हुआ। ऐसे ही जब डाया के लिए निकालेंगे तो 7/5 और 1 माइनस 7/5 7/2 आ जाएगा।
मतलब यहाँ पर c इंटू टी टू दी पावर 7/2 और 4/3 पॉलीएटॉमिक 4/3 और 1 माइनस 4/3 4/3 है जी, क्या आ जाएगा माइनस, उधर जाके 4 हो जाएगा वो। तो अब फिर सेम लॉजिक है, एक काम करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा के देखते हैं। टेम्परेचर की सबसे बड़ी पावर यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों बढ़ने वाली चीजें हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जिस पॉइंट पर आ रहा है वो हमारे लिए पॉलीएटॉमिक गैस हुआ। फिर ये वाला हमारे लिए मोनोएटॉमिक गैस हो गया और बीच में ऑब्वियसली डायटॉमिक आएगा। इस तरीके से बिना मेमोराइज किए हुए, मतलब बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे भी समझ सकते हैं कि क्या आंसर आए। अब कुछ ग्राफ ये देखिए, अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस पेपर में रहते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम में कोई ग्राफ दे दिया जाए और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना होता है किसी और ग्राफ के अंदर। तो सपोज ये ए बी सी और डी, ये एक ग्राफ दिया गया है प्रेशर वॉल्यूम के बीच। कन्वर्जन्स पे आ रहे हैं, ग्राफ को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। और मान लिया जाए इस ग्राफ से, ये जो ग्राफ दिया है इसके करस्पॉन्डिंगली आपको कहा जाए कि आपको बाकी के कुछ ग्राफ दिखाने हैं, जैसे कि वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर में कैसा ग्राफ आएगा। और भी ग्राफ मैं दे सकता हूं, जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी वर्सेस प्रेशर ग्राफ, इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। इस तरीके से डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, डेंसिटी टेम्परेचर ग्राफ। मतलब कोई लिमिट नहीं है इसमें, आप कोई भी ग्राफ पूछ सकते हैं। एक ग्राफ देख करके हम लोग किसी भी दूसरे ग्राफ के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तरीका इसका क्या है, देखिए सबसे पहले हम एक इस पे आते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर वाले पे। और बड़ा आसान तरीका बताऊंगा करने का, इसको कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका होता है। क्या इसमें कोई ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा हो? क्या इस पूरे में कोई ऐसी प्रोसेस दिख रही है हमें जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है? एडी और बीसी, एडी और बीसी, उनमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्लियर है, कांस्टेंट वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग दो लाइंस बनेगी। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग दो लाइंस प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि इनमें दो प्रोसेसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम यानी कि y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा तो a graph will be parallel to the x axis. When y is constant, graph is parallel to x axis. और ज्यादा वॉल्यूम पर कौन है? AD में वॉल्यूम कांस्टेंट है और BC में वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन BC में वॉल्यूम ज्यादा है और AD का वॉल्यूम कम है। यानी कि वॉल्यूम एक्सिस पे जो ऊपर वाला ग्राफ है वो प्रोसेस BC को डिनोट कर रहा होगा, और वॉल्यूम एक्सिस पे जो नीचे वाला ग्राफ है वो प्रोसेस AD को डिनोट कर रहा होगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक, ओके। बाकी दो प्रोसेस ऐसी हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, AB और CD प्रेशर कांस्टेंट है, और जिनमें प्रेशर कांस्टेंट है, लेक्चर के स्टार्टिंग ही यही से हुई थी कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करती हुई दो लाइंस प्लॉट करेंगे, क्योंकि दो ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। और वहां पर ये जरूर डिस्कस किया था हमने कि जहां स्लोप कम है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां स्लोप ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगी। तो लो प्रेशर पे कौन है, CD या फिर AB? लो प्रेशर वाला ग्राफ कौन सा है?
तो लो प्रेशर ग्राफ इज CD, दैट मीन्स इसमें स्लोप ज्यादा होगी, तो ज्यादा स्लोप वाला CD और कम स्लोप वाला AB। यहां तक क्लियर है? यस हम सर। फिर से अब क्या करिए, जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इन लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, उनको उनकी मार्किंग कर लें और उनको आपस में ज्वाइन कर दें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की मार्किंग करके और आपस में ज्वाइन कर दीजिए, यही ग्राफ कन्वर्टेड ग्राफ हो गया। और हमारे पॉइंट्स भी मार्क हो जाते हैं। AB और BC का इंटरसेक्शन जब होगा तो कॉमन पॉइंट निकल के आएगा B, दैट मीन्स ये B पॉइंट है। लाइन CD और लाइन BC में कॉमन पॉइंट C हो गया, लाइन AB और लाइन AD में कॉमन पॉइंट A हो गया, AD और CD में कॉमन पॉइंट D हो गया। और एरो जो रखेंगे वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। ओरिजिनल ग्राफ में एरो A से B है, तो हम यहाँ पर भी एरो को A से B दिखाएंगे, B से C दिखाएंगे, C से D दिखाएंगे और D से A दिखाएंगे। ये ग्राफ आसानी से बन जाता है। इसमें ज्यादातर लोगों की अप्रोच क्या होती है कि पहले वो एक पॉइंट A यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद एक एक ग्राफ को देखते हैं, फिर सोचते हैं कि यार A से B कैसे जाना है, फिर देखते हैं कि B to C कैसे जाना है। काफी टाइम लगता है उसको बनाने में। मैं एक और ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ में AB और CD के प्रेशर्स कांस्टेंट है, AB और CD में कांस्टेंट प्रेशर्स। सो दो लाइंस प्लॉट करिए जिसमें प्रेशर कांस्टेंट चल रहा हो। AB का प्रेशर ज्यादा है तो वो ऊपर हो गया, और CD का प्रेशर नीचे है वो नीचे हो गया। बाकी के दो प्रोसेस मतलब कि AD और BC जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, AD और BC में वॉल्यूम कांस्टेंट, सो प्रेशर टेम्परेचर इज अ स्ट्रेट लाइन अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ज्यादा स्लोप कम वॉल्यूम, स्लोप ज्यादा वॉल्यूम कम, यानी कि AD। स्लोप कम है वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा BC। आगे का पार्ट हो गया, ये पॉइंट, ये ग्राफ और ये ग्राफ। BC और AB मतलब B पॉइंट, BC एंड CD C पॉइंट, AD AB A पॉइंट, और AD और CD D पॉइंट। A से B, B से C, C से D और D से A। मेथड क्लियर हुआ यार? ये यस सर। है ना, आसान मेथड है बोलता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव पेपर में मुश्किल से 10 मतलब 30 सेकंड मैक्सिमम, कह लो 30 सेकंड लगते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। और भी ग्राफ अगर मान लो ड्रॉ करने हो, जैसे कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर के बीच में, तो ये डिफिकल्ट ग्राफ नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है? देखिए, इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कहता है NRF कैपिटल T अपॉन 2, द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि इट इज F/2, और जो NRT है उसको प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। सो इंटरनल एनर्जी का ग्राफ, इंटरनल एनर्जी F/2 टाइम्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब जिन प्रोसेसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, जिन प्रोसेसेस में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, उन प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। व्हेन P is constant, U and V are directly proportional. स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दो ग्राफ हम बनाएंगे जो ओरिजिन से पास करें, और जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर P कांस्टेंट,
U एंड V प्रपोर्शन में जाएंगे और ये पूरी चीज स्लोप को डिफाइन करेगी, और स्लोप प्रेशर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो प्रेशर ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा तो स्लोप कम होगी। तो ज्यादा स्लोप ज्यादा प्रेशर यानी कि AB, कम स्लोप कम प्रेशर CD। ऐसे ही एक मिनट रुको, थोड़ा मिस्टेक हो गया यार। सॉरी, मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हो गई है कि AB और CD में तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है मतलब हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो दो वर्टिकल लाइंस बनेगी। सॉरी, बिकॉज व्हेन P इज कांस्टेंट यानी कि X इज कांस्टेंट, Y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ, और ज्यादा प्रेशर पर AB और लो प्रेशर पर CD। और जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट है उनमें U और P के बीच स्ट्रेट लाइन बनेगा। व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट U एंड P स्ट्रेट लाइन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम AD में है और BC में है। ज्यादा स्लोप ज्यादा वॉल्यूम, कम स्लोप कम वॉल्यूम। ये ग्राफ हमारा कन्वर्टेड ग्राफ हो गया। AB BC B पॉइंट, AB AD A पॉइंट, C पॉइंट D पॉइंट। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ लिखते हैं। जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी वहां पर Y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाइए। वॉल्यूम कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू द Y एक्सिस और कांस्टेंट वॉल्यूम AD और BC में है। तो ये BC का हो गया, ये AD हो गया। और जिनमें प्रेशर कांस्टेंट वहां इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर आ जाएंगे। सेम लॉजिक चल रहा बार बार। ज्यादा स्लोप ज्यादा प्रेशर यानी कि AB, कम स्लोप कम प्रेशर CD। ये ग्राफ कन्वर्ट हो गया। पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट D। आप एक बार देख लो, अगर दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे। आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे डेंसिटी और टेम्परेचर, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस लॉजिक से जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होगी वहां डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, बिकॉज मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास वैसे भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी आती है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन AD एंड BC एंड देयरफॉर इन दोनों में डेंसिटी कांस्टेंट आएगी। तो दो ग्राफ ऐसे दिखाएंगे। बट जिसमें वॉल्यूम कम होगा उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। तो AD का वॉल्यूम कम है मतलब उसमें डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए AD, और फिर ये BC। ये दो ग्राफ तो ऐसे होने चाहिए। और बाकियों में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस इक्वेशन ये कहती है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जाते हैं। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट सीधा सीधा कहा जाता है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का इनवर्स है वो। तो इसका मतलब डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर इनवर्स रिलेशन है तो हाइपरबोला बनना चाहिए।
यानी दो हाइपरबोलिक लाइंस। ये मेरा ग्राफ आ गया, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो हाइपरबोलिक लाइंस। पॉइंट्स का डिमार्केशन करना है कि पॉइंट कहां पर बनेगा, तो वो भी आसान है। देखिए ये ऑब्वियस है कि ये जो लाइन है, अगर ये एडी लाइन है तो इन दोनों में, ये दोनों में से या तो यहां पर ए होगा या फिर यहां पर ए होगा, या तो लेफ्ट वाला पॉइंट ए है या फिर राइट वाला पॉइंट ए है। सीधा सा लॉजिक है। ये बताओ ए और डी में टेम्परेचर कहां पर ज्यादा है? दोनों के सेम वॉल्यूम है, ए और डी दोनों सेम वॉल्यूम पर हैं, लेकिन पॉइंट ए पर प्रेशर ज्यादा है और पॉइंट डी पर प्रेशर कम है और वॉल्यूम सेम है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा कि टेम्परेचर ए वाले में ज्यादा होगा। तो जब ए पर टेम्परेचर ज्यादा है तो अब आप बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट ए होना चाहिए? टेम्परेचर ए पर ज्यादा है, मतलब ये राइट वाला पॉइंट, ऑब्वियसली यही पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट डी होगा, तभी तो ए का टेम्परेचर ज्यादा है। ए के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, डी के नीचे टेम्परेचर कम है, और दो पॉइंट्स मिल गए, फिर तो सीक्वेंसिंग है, ए बी सी डी। तो कई तरीके के आर्गुमेंट्स यूज करके ऑब्जेक्टिव पेपर में आप चाहो तो ऑप्शन चूज कर सकते हो। वहां पर कौन सा प्लॉट करके दिखाना होता है, वहां पर चार ग्राफ प्लॉटेड होते हैं, कोई एक चूज करना होता है, उसमें से ये सारे आर्गुमेंट्स काम कर जाते हैं। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है यार आपको, मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है और पॉइंट सी के नीचे जो वॉल्यूम है वो 2v0 और पॉइंट ए के नीचे जो वॉल्यूम है v0, पॉइंट पी के सामने p0 और पॉइंट बी के सामने 2p0। कैसा ग्राफ आएगा इसमें? देखिए सपोज वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ चाहिए, तो सबसे पहले ए बी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक लाइन बनाते हैं जो कि ए बी को इंडिकेट करेगा। लाइन ए सी जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, लाइन सी है प्रेशर इज कांस्टेंट एंड व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ये एसी हो गया। अब इतना तो ऑब्वियस हो गया कि अगर ये एसी है और ये एबी है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है फिर हमारे? इफ इट इज एसी एंड इफ इट इज एबी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, बिकॉज वही एक कॉमन पॉइंट है दोनों में। और ये भी ऑब्वियस है कि ए और बी में से प्रेशर कहाँ पे, सॉरी टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है। देखिए कितनी चीजें, मतलब इतने से ही मेरा ऑप्शन चूज हो जाएगा। ए और बी में से अगेन पॉइंट बी पर टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि बी पर प्रेशर ज्यादा है, तो पॉइंट बी शुड बी ऑन द हायर टेम्परेचर। मतलब पॉइंट बी ए के राइट साइड होना चाहिए या फिर लेफ्ट साइड होना चाहिए। अगर बी का टेम्परेचर ए के टेम्परेचर से ज्यादा है तो बी इज ऑन द राइट साइड बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है उसमें। और पॉइंट सी, तो बी और पॉइंट सी की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट्स। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, टेम्परेचर ऑफ बी, प्रेशर है 2p0, वॉल्यूम v0 बाई nr, टेम्परेचर एट सी
प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम 2 वी नॉट अपॉन एनआर। तो जहां पर बी का टेम्परेचर है उसी के ऊपर पॉइंट सी का टेम्परेचर आएगा, यानी यहां पर पॉइंट सी होना चाहिए। लेकिन B2C आइसोथर्मल नहीं है, ये डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, इसमें टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। तो A2C का ग्राफ तो ये बन जाएगा, B2C का ग्राफ ये बन जाएगा, लेकिन B2C का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाया तो मतलब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कह रहे हैं, और इसमें टेम्परेचर की वैल्यू पहले बढ़ती है और फिर कम होती है। तो ये ग्राफ पहले टेम्परेचर राइजिंग साइड पे और फिर डिक्रीजिंग साइड पर, मतलब कुछ कर्व टाइप का आएगा, जिसमें टेम्परेचर एक्सिस पर पहले हम आगे जाएंगे और फिर टेम्परेचर एक्सिस पर पीछे आ जाएंगे। टेम्परेचर पहले बढ़ा फिर कम हो गया, और यहां कहीं पर वो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाते हैं। और इसी का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था हमने कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर वॉल्यूम के जिस वैल्यू पर आएगा वो वॉल्यूम था 3V0 डिवाइडेड बाय 2, जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर अभी जस्ट नाउ हम लोगों ने एक प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था। बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट है आपका हीट इंजन्स, मतलब सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो हीट इंजन्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ, जिसका ये कहना था कि जो भी हीट इंजन्स हैं, किसी भी तरीके के इंजन, हीट इंजन, उनका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि वो, एक मिनट, यहाँ पर रिजर्वायर्स होते हैं। रिजर्वायर के बारे में हम लोगों ने कल आपको एक बात कही थी। रिजर्वायर्स का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम्स जो अपने टेम्परेचर मेंटेन करें। तो ये कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं जिसका टेम्परेचर टी कोल्ड है, टीसी कह लीजिए, और ये हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, टीएच। तो हीट इंजन्स बेसिकली इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि ये हॉट रिजर्वायर से कुछ हीट रिसीव करते हैं, एंड हीट इंजन्स बेसिकली वर्क करते हैं ऑन द साइक्लिक प्रोसेस प्रिंसिपल। हीट इंजन का मतलब इसमें जो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं वो किसी थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करती है, और ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस वो किसी हॉट रिजर्वायर से QH हीट एब्जॉर्ब करती है। मतलब QH कह सकते हैं कि हीट गिवन टू गैस, और उसमें से कुछ हीट वो किसी कोल्ड रिजर्वायर को रिजेक्ट कर देते हैं, QC हीट गिवन बाय द गैस। और जो डिफरेंस बचता है इनका वो वर्क डन के फॉर्म में जाता है, दिस इज वर्क बाय गैस, इज Q ऑफ H माइनस Q ऑफ C। मतलब ये तो जो मॉडल बताया गया है कि हम लोग किसी हॉट रिजर्वायर से हीट रिसीव करेंगे, उसमें से कुछ हीट किसी कोल्ड रिजर्वायर को वापस कर देंगे, और बाकी का हम वर्क के फॉर्म में रिलीज कर देंगे। और दिस वर्क डन मतलब कि QH माइनस QC डिवाइडेड बाय द हीट जो दिया गया है। एक्चुअली जो हीट हम गैस को देते हैं ये एक्ट करता है एज ए इनपुट, जो गैस वर्क करती है ये एक्ट करता है एज आउटपुट, और जो हीट हम रिलीज कर देते हैं वो एक्ट करता है एज ए लॉसेस, इनपुट आउटपुट लॉस। तो एफिशिएंसी इज सिंपली द आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट, QH माइनस QC एंड डिवाइडेड बाय QH। ये पूरा टर्म हम एफिशिएंसी ऑफ
हीट इंजन के नाम से पढ़ते हैं, QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH। इसको हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। थ्रू एग्जांपल इसको समझाते हैं। देखिए, अब जो हीट इंजन्स हैं उनमें कोई ना कोई आइडल गैस होती है और कोई ना कोई साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। मैं एज एग्जांपल एक साइक्लिक प्रोसेस लेने जा रहा हूं और वो साइक्लिक प्रोसेस में ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा आपको। सपोज ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मान लें A B C D, और यहाँ पर वॉल्यूम V0, यहाँ पर वॉल्यूम 2V0, प्रेशर की वैल्यू P0 और 2P0, इस तरीके से ग्राफ में लिखा हुआ है, मान लेते हैं। और हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि इस साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी। और हम अपने फंडामेंटल फॉर्मूले के साथ प्रिपेयर्ड होने चाहिए। देखिए, हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करने के लिए आप NC डेल्टा टी लगाते हो, NC डेल्टा टी। अब अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो हम CP का यूज करेंगे, और अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो यहाँ CV लगाएंगे। तो क्या बनेगा रिजल्ट, देखते हैं। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी N मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि RF/2 है, और इनटू डेल्टा टी। अब NR डेल्टा टी को गैस इक्वेशन की हेल्प से कुछ लिखा जा सकता है, NR डेल्टा टी को बाय द गैस इक्वेशन। तो ये F/2 क्या लिखें, NR डेल्टा टी को, ये जानते हुए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, V डेल्टा V, तो V डेल्टा P लिख सकते हैं ना इसको, V डेल्टा P। NR डेल्टा T इज V डेल्टा P फ्रॉम द गैस इक्वेशन। और इसी तरीके से हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज N, यहां CP लगाते हो, और CP इज R प्लस RF/2। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस F/2, और बाकी जो NR डेल्टा T बचेगा उसको P डेल्टा V लिख सकते हो, बिकॉज इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा। तो हम क्या कहते हैं, पहले अपनी भाई फॉर्मूले तैयार कर लें। अब फॉर्मूले मेरे पास तैयार हो गए, अब आते हैं इस पे, एक एक करके बताइएगा। प्रोसेस AB, प्रोसेस BC, प्रोसेस CD और प्रोसेस DA, इनमें अमाउंट ऑफ हीट कितनी कितनी आएगी। अमाउंट ऑफ हीट मतलब हम कैपिटल Q अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा। और मान लेते हैं ये गैस मोनोएटॉमिक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है यहाँ पर। तो सबसे पहले AB आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर इज कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 प्लस F/2 कितना हुआ, मोनोएटॉमिक गैस हुआ, 1 प्लस 3/2 मतलब कि 5/2 इनटू प्रेशर एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो AB में प्रेशर की वैल्यू है 2P0 और चेंज इन वॉल्यूम V0 से 2V0, V0। B2C वॉल्यूम कांस्टेंट, F/2 यानी कि 3/2 इनटू द वॉल्यूम एंड चेंज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम 2V0, चेंज ऑफ प्रेशर 2P0 से P0 जा रहे हैं, फ्रॉम 2P0 टू P0, सो चेंज इज नेगेटिव माइनस P0। CD अगेन प्रेशर इज कांस्टेंट, फिर से नीचे वाला फॉर्मूला 5/2, नाउ द प्रेशर इज P0 एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम 2V0 से V0 माइनस V0। फिर से DA आइसोकोरिक 3/2, वॉल्यूम V0, चेंज ऑफ प्रेशर P0 से 2P0, ये बन जाएगा।
अब अगर हम ध्यान दें तो प्रोसेस AB में जो हीट है वो पॉजिटिव साइन की है, प्रोसेस BC में जो हीट है वो नेगेटिव साइन की है, प्रोसेस CD में जो हीट है वो नेगेटिव साइन की है, और प्रोसेस DA में जो हीट है वो पॉजिटिव साइन की है। पॉजिटिव साइन जब भी हीट में इन्वॉल्व होता है, ये थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन कहता है कि जब हीट पॉजिटिव साइन की होती है तो मतलब होता है कि इट इज गिवन टू गैस। कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स। और डेल्टा क्यू जब नेगेटिव साइन में आ जाए तो दैट मीन्स हीट इज गिवन बाय गैस। तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव हीट कितनी है, मतलब यहाँ के पॉजिटिव हीट और ये पॉजिटिव हीट मिला दे तो टोटल पॉजिटिव हीट मतलब कि ये चीज, ये 2 कैंसिल कर देते हैं तो 5 पी नॉट वी नॉट और 1.5 5 और 1.5 टोटल पॉजिटिव हीट 6.5 पी नॉट वी नॉट, ये टोटल पॉजिटिव हीट है 6.5 पी नॉट वी नॉट। तो जितने भी प्रोसेस हैं उस साइकिल में, जितने प्रोसेस हैं, यहाँ 4 प्रोसेसेस थी, आप हर एक प्रोसेस का हीट कैलकुलेट करो, उसमें जहां जहां पॉजिटिव हीट है उन सबको इकट्ठा कर लो, पॉजिटिव हीट्स को मिला करके ऐड कर लीजिए, और वो जो टोटल वैल्यू पॉजिटिव हीट की बनेगी वो QH को रिप्रेजेंट करती है, QH विच मीन्स हीट गिवन टू द गैस। तो जरूरी नहीं है कि हम गैस को जो हीट प्रोवाइड करें वो सारी हीट एक सिंगल प्रोसेस में दे दे। हो सकता है कि कुछ हीट हमने प्रोसेस AB में दिया है और बाकी की हीट हमने किसी दूसरे प्रोसेस में दिया हो। Heat given to the gas can be in a single process or combined process. Similarly, heat given by gas हो सकता है कि एक ही प्रोसेस में आ जाए या हो सकता है कई सारे प्रोसेस में आए। यहाँ प्रोसेस BC और प्रोसेस CD दोनों में हीट गिवन बाय गैस है नेगेटिव साइन की वजह से, तो इनका टोटल करेंगे और सिर्फ मैग्नीट्यूड टोटल करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का टोटल करेंगे बिकॉज ऑलरेडी माइनस साइन है, वो QC को रिप्रेजेंट करेगा हीट गिवन। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 5.5 5.5। Now efficiency QH minus QC, this minus this यानी कि P नॉट V नॉट अपॉन QH ओनली 6.5 और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा, अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो इस तरीके से एफिशिएंसी निकालते हैं। मतलब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ऐसा बताया जाता है कि हीट इज गिवन टू द गैस, बट ध्यान रखिएगा हीट गिवन टू द गैस स्टेप्स में होती है, मतलब सारी हीट एक बार में नहीं देते, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हीट प्रोवाइड करते हैं और ऐसे ही अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हीट रिलीज करते हैं। तो हमें सारे प्रोसेस के हीट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि टोटल कितना पॉजिटिव आ रहा है और टोटल कितना नेगेटिव आ रहा है। जितना पॉजिटिव आ रहा है वो QH को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो नेगेटिव आ रहा है वो QC को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर जो एफिशिएंसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका लगा करके आप साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी को आराम से निकाल सकते हो, यहां से निकाला जा सकता है। पॉइंट समझ में आया आपको ये? यस सर। राइट, ओके जी। अभी तो ये एक मॉडल था, एक एग्जांपल था, और एग्जांपल एक दो और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको तो और क्लैरिटी आएगी। फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए एज एग्जांपल अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें तो कार्नोट साइकिल बेसिकली होता क्या है ना, जो कार्नोट साइकिल है उसमें 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कार्नोट साइकिल में पहला स्टेप जो होता है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन
एट सम टेम्परेचर T1। दूसरे स्टेप में एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरे स्टेप में एक बार फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन एट सम टेम्परेचर T2। और चौथे स्टेप में एक बार फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं। ये 4 स्टेप्स होते हैं इसके, और साइक्लिक प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इसको ग्राफ पे दिखाना चाहेंगे तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा इसमें। सपोज किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि हाइपरबोला, तो पहले एक हाइपरबोलिक ग्राफ मान लिया जाए ए से बी तक, फिर और एक्सपेंशन करना है, मतलब कि वॉल्यूम और बढ़ेगी, लेकिन अब वो एडियाबैटिक तरीके से बढ़ेगी, और एडियाबैटिक ग्राफ आइसोथर्मल से ज्यादा स्टीप होते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ेगी लेकिन स्लोप ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज एडियाबैटिकली बहुत तेजी से नीचे जाता है। एडियाबैटिक ग्राफ बहुत तेज होकर के नीचे जाता है, तो A to B एंड B to C, मतलब पहला स्टेप हमारा AB है, दूसरा स्टेप BC है, तीसरा स्टेप आइसोथर्मली कंप्रेस करना है, तो वापस हाइपरबोला बना के आएंगे, वॉल्यूम रिड्यूस करेंगे D तक, और फिर D से A वापस एडियाबैटिकली वापस आ जाते हैं। अब ये काफी आसान है, मतलब बहुत इजी होता है ये। देखिए, जब दो प्रोसेस एडियाबैटिक हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट देने की बात होती है ना हीट लेने की बात होती है, इनमें हीट होते ही नहीं है। एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटर, तो यहां तो Q0 है, ना हीट दिया ना लिया। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपसे कहा गया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट होता है, जैसे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे ही अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हो यानी कि हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो दिस इज nRT नेचुरल लॉग V2 by V1, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट और उसका वर्क बराबर होते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज होती नहीं है उसमें। तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये फॉर्मूला, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये फॉर्मूला, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वाला फॉर्मूला। चलिए, तो इस हिसाब से प्रोसेस ए बी में कितना हीट जाएगा, देखिए प्रोसेस ए बी में, तो आंसर है NR। प्रोसेस ए बी में टेम्परेचर T1 है और नेचुरल लॉग ए से बी जा रहे हैं, तो वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट ए, और C टू D में जब जाएंगे तो NR, ये प्रोसेस है T2 टेम्परेचर पे हो रहा है, नेचुरल लॉग C से D जा रहे हैं, वॉल्यूम एट D अपॉन वॉल्यूम एट C। अब ये ऑब्वियस है कि पॉइंट बी का वॉल्यूम पॉइंट ए के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो यहां लॉग के अंदर 1 से ज्यादा वैल्यू है, मोर देन 1, तो ये पॉजिटिव है। सी और डी में वॉल्यूम देखिए, सी और डी में, तो डी का वॉल्यूम कम है और सी का वॉल्यूम ज्यादा है, लॉग लेस देन 1, नेगेटिव वैल्यू, मतलब ए बी प्रोसेस में हीट गिवन है, गिवन टू गैस है, सी डी प्रोसेस में गिवन बाय गैस है, क्योंकि हीट नेगेटिव साइन की आ रही है, और जो गिवन टू गैस है वो हमारा QH है, गिवन बाय द गैस वो QC है। तो नाउ एफिशिएंसी अगर हम इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए QH बाय QH तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस QC बाय QH, QC बाय QH, QC का मतलब हीट गिवन बाय गैस और QH का मतलब हीट गिवन टू द गैस,
तो गिवन बाय गैस ये वाला है और गिवन टू द गैस ये वाला है, मतलब 1 माइनस nRT2 नेचुरल लॉग VD अपॉन VC डिवाइडेड बाय nRT1। बट यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो जाती है, अगर ध्यान न दिया जाए, यहाँ पर QH और QC की मॉडुलस रखी जाती है, मतलब ये मॉड, इनके मॉडुलस पुट करेंगे, मॉड ऑफ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस वैल्यू। सर मतलब पहले नेट पॉजिटिव निकाल ले, फिर नेगेटिव वाला और फिर उसका मॉडुलस पुट करना है। बिल्कुल। अब होगा क्या, मॉड की भी प्रॉपर्टी होती है ना कि मॉड एक्स को हम प्लस एक्स या माइनस एक्स लिखते हैं डिपेंडिंग कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मॉड जो प्रॉपर्टी लगाते हैं मैथ्स में, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से एफिशिएंसी की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस, न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में से मॉड हट जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, नहीं सॉरी, न्यूमरेटर नेगेटिव है तो उसका जब मॉड हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा। बोलो ये स्टेप अगर क्लियर हो तो मॉड वाली प्रॉपर्टी लगाइए। यस सर। ठीक, एक स्टेप और करने जा रहे हैं, अगर ये समझ आया होगा तो NR और NR कैंसिल करेंगे और एक लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, ln VD बाई VC को रिप्लेस करके VC बाई VD कर दे और यहां माइनस फिर से लगा दे। क्या ये सही है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा करके? यस सर। ये भी ठीक ठीक। अच्छा, अब B2C एडियाबैटिक था। एडियाबैटिक में अभी थोड़ी देर पहले जब हम ग्राफ डिस्कस हो रहा था तो एडियाबैटिक में एक बात आपको कही गई थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस पर कांस्टेंट चलता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर B2C एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर एट B and volume at B to the power gamma minus 1 should be same as temperature at C and volume at C to the power gamma minus 1। होगा ना ये? यस सर। एक मिनट। हाँ, अब पॉइंट बी और पॉइंट ए पर तो सेम टेम्परेचर था, ये आइसोथर्मल प्रोसेस था तो इसका टेम्परेचर तो T1 था, ए से बी आइसोथर्मल, मतलब यहां भी T1 यहां भी T1, मतलब जो TB है वो एक्चुअल में T1 है और C और D ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, यहां पर टेम्परेचर T2 था तो TC की जगह T2 लिखेंगे। ऐसे ही D से A तक अगेन एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर एट D वॉल्यूम एट D टू द पावर गामा माइनस 1 इज सेम एज टेम्परेचर एट A एंड वॉल्यूम एट A टू द पावर गामा माइनस 1 बिकॉज एडियाबैटिक है। और फिर एक बार पॉइंट D और पॉइंट C आइसोथर्मल ग्राफ के ऊपर है तो D का टेम्परेचर T2 और A का टेम्परेचर T1, यहाँ T2 यहाँ T1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर इधर T1 T2 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी T1 T2 आ जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे,
मल्टीप्लाइंग लेफ्ट साइड्स एंड मल्टीप्लाइंग राइट साइड्स, LHS RHS को अलग अलग मल्टीप्लाई करें। और अगर आप ध्यान से करोगे तो इसमें कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, VB इंटू VD इक्वल्स टू VA इंटू VC। करके देख लो एक बार, इनकी पावर्स भी आएंगे बट चारों की सेम पावर आएंगी एक्चुअली। यस सर। ठीक है, इस हिसाब से क्या बन जाएगा, रेशियो इक्वल आ जाएगा लॉग वाला। VC बाई VD इज VB बाई VA। VC बाई VD इज VB बाई VA। मतलब ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर जाते हैं। And ultimately efficiency for any Carnot cycle is 1 minus a temperature 2 upon a temperature 1। ये पूरा डेरिवेशन करा दिया, क्योंकि कभी कभी क्या है डेरिवेशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, लाइक ये जो रिलेशन निकाला है कि VC बाई VD इक्वल्स टू VB बाई VA, इस पर भी क्रॉस वालों का A और C मतलब डायगोनल वॉल्यूम्स ऐसे रखेंगे। प्रोडक्ट VA VC डायगोनल वॉल्यूम्स का प्रोडक्ट सेम है, A और C के वॉल्यूम का प्रोडक्ट B और D के वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम है। ये कार्नोट की स्पेशलिटी है और किसी की नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब कार्नोट साइकिल को इतना स्पेशली क्यों ट्रीट किया जाता है, बाकी भी साइक्लिक प्रोसेस थे लेकिन कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस में इतनी खास बात क्या है, क्या जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें कहीं इस बात का कोई जिक्र किया गया, इस पूरे डेरिवेशन में कोई ऐसा जिक्र किया गया कि नंबर ऑफ मोल कितने यूज किए गए इसके अंदर गैस के, एन फाइनल आंसर में नंबर ऑफ मोल है ही नहीं। मतलब कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप 4 मोल गैस यूज करें चाहे 40 मोल गैस यूज करो, एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द गैस। साथ में कोई गामा का टर्म नहीं आ रहा, क्योंकि गामा की वैल्यू मोनो डाया पॉली के लिए अलग अलग है, उसका टर्म ही नहीं है आंसर में। यानी कि कार्नोट साइकिल में हम मोनो एटॉमिक गैस यूज कर ले, चाहे डायाटॉमिक गैस यूज कर ले, चाहे फिर पॉली एटॉमिक गैस यूज कर ले, एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, क्वांटिटी और नेचर, कितनी गैस यूज की जा रही है, कौन सी गैस यूज की जा रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी की वैल्यू 1 माइनस T2/T1 ही मिलने वाली है। कौन सी और कितनी गैस, दोनों के फर्क नहीं पड़ता हमें। और इसमें T2 और T1 बेसिकली हाई टेम्परेचर होता है और T2 लो टेम्परेचर होता है। मतलब अगर मैं प्रॉब्लम दूं आपको एग्जांपल के फॉर्म में कि अ कार्नोट साइकिल वर्क्स बिटवीन 300 केल्विन एंड 500 केल्विन टेम्परेचर्स, फाइंड द एफिशिएंसी। सीधा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट सोल्यूशन आएगा। कार्नोट लिखा हुआ है इसमें 1 माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द हाई टेम्परेचर, 300 डिवाइडेड बाय 500, 2/5 यानी कि 40% की एफिशिएंसी। ये तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया आपको। इसी का इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी निकालने की बजाय इनडायरेक्ट क्वेश्चन। A Carnot cycle works between these two temperatures. Instead of
एफिशिएंसी जो कि सीधा सीधा फॉर्मूले से रहता है, कहा जाए कि इफ 200 जूल वर्क इज डन, फाइंड द heat released by the gas. Now सुनिएगा, efficiency is QH minus QC by QC. ये जनरलाइज फॉर एनी साइकिल, जरूरी नहीं वो कार्नोट साइकिल, फॉर एनी साइकिल, बट इक्वल टू 1 minus T2 by T1 ओनली फॉर कार्नोट. ये जनरलाइज है, ये सिर्फ कार्नोट के लिए है, लेकिन इसमें कार्नोट की बात की गई. और हीट रिलीज का मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन सी हीट की बात कर रहे हैं, वो कौन सा क्या वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, इनमें हीट रिलीज कौन सा है? QC. तो QC निकालना है. और वर्क डन, ये रेशियो ही तो वर्क डन है. यहां सॉरी डिनोमिनेटर में QH था. QH माइनस QC, इसी को तो वर्क कहते हैं. तो अल्टीमेटली क्या आंसर बन जाएगा भाई? वर्क 200 दे रखा है, डिवाइडेड बाय QH 1 माइनस T2 बाई T1. इससे पहले QH निकाल लीजिए, कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ QH? 500. और QH अगर 500 है एंड QH माइनस QC 200 है वर्क, तो QC निकाल सकते हैं, इसमें से कितना होगा? QH 500 माइनस QC एंड दैट इज 200, मतलब कि QC 300 हो गया. और कार्नोट की एक खास बात और है, देखिएगा, एक एग्जांपल लें. अगर सपोज प्रेशर वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहां पर प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0, यहां पर वॉल्यूम 2 V0 किया और प्रेशर की वैल्यू 4 V0 हो गई, 4 P0. और मान लेते हैं कि यहां N मोल मोनो एटॉमिक गैस यूज किया. अगर उसके मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, देखिएगा, एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल, क्या बनेगी इसकी एफिशिएंसी? तो सपोज ये A B C, सबसे पहले काम करते हैं प्रोसेस B to C की हीट. ध्यान देना है, आइसोकोरिक है. आइसोकोरिक का अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हीट का फॉर्मूला लिखा था, F/2 इंटू वॉल्यूम इंटू चेंज ऑफ प्रेशर. चेंज ऑफ प्रेशर 4 P0 से P0, यानी कि माइनस में आ जाएगा. QCA आइसोबारिक 1 प्लस F/2 इंटू प्रेशर एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम 2 V0 से V0 माइनस V0. प्रोसेस AB इसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच स्ट्रेट लाइन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वॉल्यूम को डबल करने पर प्रेशर की वैल्यू 4 टाइम्स हो रही है, मतलब कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर.
एंड दैट मीन्स इफ प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है तो ये पी वी टू दी पावर -2 कांस्टेंट कहा जा सकता है, विच इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पीवी टू दी पावर -2 कांस्टेंट यानी कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हुआ ये। एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के हीट को निकालने के लिए एन कैसे करते, पॉलीट्रॉपिक का आपको हीट निकालना है तो एन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आर अपॉन गामा -1 प्लस आर अपॉन 1 - एक्स और डेल्टा टी। तो गामा 5/3 मोनोएटॉमिक और एक्स की वैल्यू -2, तो यहां 5/3 और यहां -2, 5/3 और -2 सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर बनेगा 5/3 - 1 इज 2/3, 2/3 का मतलब ये 3r/2 और यहां -2 रखेंगे r/3, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे 9 + 2 11/6, तो अल्टीमेटली यहां पर जो टर्म आ जाएगा 11/6 nr डेल्टा टी। नाउ nr डेल्टा टी को लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि इसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों बदल रहे हैं। सो यहां से मेरे को फाइनली आंसर मिल जाएगा 11/6। ए से बी जा रहे हैं तो पॉइंट बी पर जब गए, पॉइंट बी पर, तो प्रेशर 4P0 वॉल्यूम 2V0, 4P0 इंटू 2V0 8P0 V0 माइनस P1 V1 प्रेशर P0 वॉल्यूम V0, फाइनली 7 11 इंटू 77/6 P0 V0 जो कि पॉजिटिव है। अब एफिशिएंसी 1 माइनस QC/QH, ये जनरलाइज है, इसमें 1 माइनस T2/T1 नहीं लगाएंगे, ये कार्नोट साइकिल नहीं है। कार्नोट साइकिल में सिर्फ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस होते थे। QC मतलब हीट रिलीज्ड, मतलब कि जो नेगेटिव वैल्यूज आई हैं उनका टोटल, नेगेटिव वैल्यूज का टोटल, नेगेटिव यहां है नेगेटिव यहां है, इनका टोटल निकालेंगे तो 9 और 2 11.5, टोटल इज 11.5, मैग्नीट्यूड रखना है सर, डिवाइडेड बाय QH मतलब कि जो पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है 77/6, ये एफिशिएंसी बन जाएगी इसकी। तो 3 एग्जांपल से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि कार्नोट वाला कहाँ यूज करना है और बाकी जगहों पर कैसे करना होगा। यस सर। ठीक, ओके जी, एफिशिएंसी वाला पॉइंट। और क्योंकि ये मेंस में आते हैं ना, तो मेंस के लिए बता दिया आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, किसी भी लेवल का आप करना होगा। तो देखिए हीट कैलकुलेशन का पॉइंट आप देखना, मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है बहुत, जितना कम से कम हम लोग मतलब सिंपल फॉर्मूले से लगा सकते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है। हटाएं इसको सर। हाँ सर वो AB का ग्राफ तो लीनियर है सर, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, इसलिए हो रहा है ना कि वॉल्यूम डबल करने पर, हाँ वो आपने सही पॉइंट बोला है यार, गड़बड़ हो गया ये। ये एक्चुअली वो बनना चाहिए था, सॉरी, ग्राफ थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ग्राफ जो बनेगा ना यार, ये पैराबोला बनेगा। सही पॉइंट कैच किया इन्होंने यार, कि जब V स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। वो हमसे गलती हो गई। अब ठीक है यार इसको? यस सर। अभी ठीक है ना, वो मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। एनीवे, एक पॉइंट और एफिशिएंसी के लिए दिखा दें आपको जल्दी से।
कल हम लोगों ने एक पॉइंट कहा था एंट्रोपी जब पढ़ रहे थे, तो ये कहा था कि जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है दैट इज dq डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि dq बराबर टेम्परेचर इंटू ds। सो यहां से एक फॉर्मूला बनता है दैट हीट इज इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ग्राफ। टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ ये भी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ दे दिया और उसके बाद उससे हीट निकालने को दे दिया। एज एग्जांपल यहां पर आपको टेम्परेचर और एंट्रोपी में मान लो एक ग्राफ दिया जाए, सपोज ये ग्राफ दे दिया ए बी सी, यहां पर एंट्रोपी 3s0 कह दी, यहां पर एंट्रोपी s0 कह दिया, यहां पर टेम्परेचर T0 कह दिया और यहां पर 3T0 कह दिया, और इसमें एफिशिएंसी पूछ लिया जाए कि बताइए क्या एफिशिएंसी है। तो ये कंसेप्ट लगाते जा रहे हैं, हीट बराबर एरिया अंडर टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ, एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। तो हीट ए बी प्रोसेस में निकाले पहले, अगर प्रोसेस ए बी में हीट, तो कितना एरिया ए बी के नीचे है वो देखिए, एरिया अंडर ए बी, ये टोटल एरिया ट्रेपेजियम बना करके, टोटल एरिया जो लाइन ए बी के नीचे है, और ये आ जाएगा 4 जहां तक मेरा है 4T0 S0 आएगा शायद, देख लेना पॉजिटिव में। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो एरिया का, बी टू सी जहां एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब चेंज ऑफ एंट्रोपी 0, ds 0 मतलब dq 0, यानी एक तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस रहा होगा। C2A एरिया CA के नीचे, जो लाइन CA है उसके नीचे कितना एरिया है, एरिया बिलो लाइन CA 2S0 T0, और क्योंकि C से A में एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, ds नेगेटिव होगा, ds नेगेटिव होगा तो फिर dq भी नेगेटिव होगा। जहां एंट्रोपी कम होगी वहां पर q नेगेटिव आएगा, जहां एंट्रोपी बढ़ेगी वहां पर q पॉजिटिव आएगा। यहाँ एंट्रोपी कम हो रही है, ds नेगेटिव, हीट नेगेटिव, इसके आगे नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 0। नाउ एफिशिएंसी इज 1 माइनस, यहां पर QC मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू 2S0 T0, और डिवीजन में पॉजिटिव वाली वैल्यू। सो कुल मिलाकर के ये 50% की एफिशिएंसी आ जाएगी। यस सर। ठीक है, एक ये हो गया एफिशिएंसी का टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ का। मतलब ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो गया है, अगर आप इसको फिर से पढ़ कर लोगे तो आपका मेंस का थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो चुका है, चाहे उसके क्वेश्चन कितने भी आए। और नोट कर लिया है इसको, तो हटाए इसको। यस सर। ठीक है, ओके जी। नाउ एक अपोजिट कंसेप्ट आता है जो रेफ्रिजरेटर्स का कंसेप्ट है, हीट इंजन का अपोजिट, इसको हीट पंप भी कहते हैं। हीट इंजन और हीट पंप रेफ्रिजरेटर्स, ये रिवर्स में काम करते हैं यार, इनका जरा अपोजिट बिहेवियर है। हीट पंप, पंप बेसिकली देखो क्या होता है ना, पंप करना मतलब चढ़ाना, पंपिंग। मोटर पंप पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करता है।
वाटर पंप। तो जो नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट अगर कोई काम करना है तो पंप करो आप। तो हीट की नेचुरल टेंडेंसी होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाने की, नेचुरल। मतलब अगर हमारे पास T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर है और T2 कम है, तो नॉर्मली टेंडेंसी होती है हीट की हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाने की। लेकिन अगर आपको उल्टा काम करना है, लो से हाई जाकर करना है, तो आपको पंप की जरूरत पड़ती है। पानी को ऊपर लेके जाना है चौथे मंजिल पे, तो मोटर पंप लगाइए। हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जाना है, तो हीट का पंप लगाइए, रेफ्रिजरेटर लगाइए। ये क्या काम करते हैं, हीट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, लो से हाई। बट दुनिया का कोई भी पंप, चाहे वो हीटर पंप हो, चाहे वो पानी वाला पंप हो, मोटर पंप हो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो चलेगा नहीं। आई मीन बिना कुछ वर्क किए नहीं होता, अपने आप ये चीज नहीं होती। तो हमें इस पे कुछ काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है इस पंप के ऊपर। और वो फिर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हीट को रिसीव करता है, डेल्टा क्यूसी कोल्ड, वहां से हीट निकालता है और हॉट वाले को हीट सप्लाई करता है, डेल्टा क्यू एच। इसको डेल्टा डब्ल्यू कर दे, वर्क। रिवर्स फिनोमेना जहां भी होगा वहां पंप चाहिए, कोई भी पंप। तो क्योंकि इसके लिए कुछ काम करेंगे तभी ये होगा, अपने आप होने वाला नहीं है, तो हमको वर्क करना पड़ता है। तो जो आप वर्क कर रहे हो ये आपका इनपुट है, आपको काम करना पड़ रहा है इसके अंदर। इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी नहीं बोलते यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का नाम दिया जाता है इसको, सीओपी। और बहुत आसानी से इसको भी याद कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एक वाटर पंप अच्छा कब माना जाता है, या कोई भी पंप, साइकिल वाला पंप जिससे हवा भरते हैं, तो ये सब तब अच्छे माने जाते हैं जब आप कम से कम, आपकी मेहनत कम से कम हो। हमको जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, हम कहेंगे पंप उतना अच्छा है। यानी परफॉर्मेंस ऑफ पंप हमारे वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो डिवीजन में वर्क आना चाहिए। जितना लो वर्क करके आपका पंप काम कर जाए उतना बढ़िया पंप है वो। और अगर हम रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं, तो वो कोल्ड ऑब्जेक्ट से जितनी ज्यादा हीट निकाल देगा, यहाँ और ज्यादा कूलिंग होगी। बिकॉज इनका काम कूल करने का है, तो बेटर कूलिंग तब होती है जब ऑब्जेक्ट से आप ज्यादा हीट निकालो। यानी डेल्टा क्यूसी ज्यादा होगा तो बेटर परफॉर्मेंस। जितना बेटर कूल करेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस। और कूल करने के लिए हमको जितना कम, हमें जितनी कम मेहनत पड़े उतना अच्छा परफॉर्मेंस। इस तरीके से हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को याद कर रखा है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से डेल्टा क्यू एच इज इक्वल टू वर्क डन एंड प्लस डेल्टा क्यू सी। ये दोनों, ये भी इनपुट टाइप है, ये भी इनपुट टाइप है, ये दोनों ऐड होकर के यहां चले जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज द डेल्टा क्यू सी डिवाइडेड बाय वर्क डन को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू एच माइनस डेल्टा क्यू सी। और बाकी सब सेम है। डेल्टा क्यूसी का मतलब क्या है, इस बार उल्टा है। डेल्टा क्यूसी का मतलब हीट गिवन टू गैस, उल्टा है। तो मैं इसको वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज हीट गिवन टू गैस डिवाइडेड बाय, इस बार डेल्टा क्यू एच हीट रिलीज्ड बाय गैस है, क्योंकि पंप के अंदर गैस है। हीट रिलीज्ड बाय गैस, वो डेल्टा क्यू एच है यहां पर। हीट रिलीज्ड माइनस हीट गिवन। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है। वर्ड्स में लिख लीजिए वरना कंफ्यूजन हो जाती है। ये जनरलाइज है। एंड अगर ये कार्नोट हुआ
अगर कार्नोट पंप है, जैसे कार्नोट इंजन है वैसे कार्नोट पंप, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में टेम्परेचर आ जाएगा, डेल्टा क्यूसी में T2 आ जाएगा, डेल्टा क्यूएच में T1 आ जाएगा, और यहां पर T2। मतलब कि जैसे मान लिया अगर यहाँ पर टेम्परेचर 250 केल्विन है और इधर टेम्परेचर सपोज 350 केल्विन है एज एग्जांपल, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 250 डिवाइडेड बाय 350 माइनस 250, जो 2.5 आ जाएगा। एक्चुअली ये 1 से ज्यादा आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से ज्यादा होगा। मतलब इंजन में हीट हाई से लो जाना है और पंप में लो से हाई जाना है, ये ध्यान रखना है। उल्टा चल रहा है सब कुछ। बोलिए ठीक है यहाँ तक आपका पूरा? यस सर। यस सर। ठीक, चलो जी। सर। अच्छा तो हो गया आपका मतलब यहाँ तक का हो गया कंप्लीट। सर